हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर न्यू बैच जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फॉर एपीपीएससी। तो आप इसे एनरोल कर सकते हैं। ये एक डेमो सेशन है रिगार्डिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये भी मॉडर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो है हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करेंगे। हम प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग देखेंगे कि कैसे हम इस क्लास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज याशना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग डेमो सेशन और रिगार्डिंग कोर्स जो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी डेमो क्लास के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये जो हमारा न्यू बैच है वो 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आज की जो क्लास है वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। उससे पहले हमें देखना होगा कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन हिस्ट्री में, और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या क्या कॉजेज हुए इंडियन मासेस पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम इंटरलिंक तभी कर पाएंगे जब हम उससे बैकग्राउंड से जान पाएंगे। तो हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कराया गया। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका टाइम पीरियड क्या है, 1930 टू 1932। और यहाँ पे 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका हम बैकग्राउंड देखेंगे। तो एक रिफॉर्म आया था जिसे हम या फिर ऑफिशियली क्या बोला जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को। इसका जो ऑफिशियल नेम था वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो एक एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, ऑफिशियल नाम इसका ये है, और फेमसली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या कहा था कि इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इस कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में क्या करा जाएगा कि जो इंडियंस की पार्टिसिपेशन है, इंडियन की जो पार्टिसिपेशन है उनको इंक्रीज करा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या कहा था कि इस एक्ट के बनने के बाद 1919 जो एक्ट है उसके पास होने के 10 इयर्स बाद, आफ्टर 10 इयर्स, एक कमीशन लॉन्च की जाएगी। इट मीन्स 1929 में एक कमीशन लॉन्च होगी, और उस कमीशन में रिफॉर्म देखे जाएंगे कि 1919 में क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पर क्या होता है कि 1929 में एक कमीशन बनाने के लिए कहा था,
बट ये जो कमीशन है वो कब बन जाती है, 1927 में ही पहले बन जाती है ये कमीशन, ठीक है। और ये कमीशन क्यों बनती है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए कि इस एक्ट में कोई कमी है या फिर इस एक्ट को कैसे इंडियंस के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, तो उस लिए रिव्यू कमेटी बनाई जाती है, एक रिव्यू कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। और उसको हेड कौन करता है, सर जॉन साइमन। तो ये जो कमीशन है उसको साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, साइमन कमीशन। इस कमीशन में क्या होता है कि 7 मेंबर्स होते हैं, और जो 7 के 7 मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। तो जो इंडियन पार्टीज है, इंडियन नेशनल पार्टीज जो है वो इस चीज से अनहैप्पी होते हैं। क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि ये जो 7 मेंबर्स है वो सारे के सारे कौन है, ब्रिटिशर्स है। और जो ये कमीशन किस लिए बनाई गई थी, रिफॉर्म के लिए कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन कैसी है। अगर हमें इंडियन का पार्टिसिपेशन देखना है तो एटलीस्ट उसमें कुछ मेंबर्स तो इंडियंस होने चाहिए, पर ऐसा नहीं था। इस कमीशन में जो है सारे के सारे जो 7 मेंबर्स थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना, जो जिन्ना है वो सजेस्ट करते हैं किसको, इरविन को, लॉर्ड इरविन को। और लॉर्ड इरविन उस टाइम पे क्या थे, वॉइसरॉय थे इंडिया के। लॉर्ड इरविन को सजेस्ट करते हैं कि ये जो कमीशन है उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं है, बट इंडियंस की हमें रिकमेंडेशंस पर ध्यान देना चाहिए। जो इंडियन मासेस है उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सजेशन है जिन्ना का, ये लॉर्ड इरविन मान लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स है ये जो ये ऑफर है उसे एक्सेप्ट करते हैं। और फिर तय होता है कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, कहां पे होगी, लंदन में, ठीक है। ये होता है, जैसे मैंने आपको इसका टाइम पीरियड बताया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका टाइम पीरियड था 1930 टू 1932। तो हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे। जो तीनों कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, मई 1930 में। अब देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किसने पार्टिसिपेशन किया था, इंडिया की साइड से और ब्रिटिशर्स के साइड से। तो इसमें 16 डेलीगेट्स थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। 16 डेलीगेट्स थे जो इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडियन प्रिंसली स्टेट।
एंड 58 डेलीगेट्स थे जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से थे, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम देखते हैं कि इन 58 डेलीगेट्स में जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज थे वो कौन कौन थे, जो ये 58 है। तो इसमें कौन सी पार्टीज थी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, सिक्स इंडियन लिबरल पार्टी, एंड अनटचेबल्स थे, मतलब अनटचेबल्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। तो अनटचेबल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डॉक्टर BR अंबेडकर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टी थी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उन्होंने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसको बॉयकॉट किया था। अब ऐसा क्यों किया होगा कि INC ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन ही नहीं किया? ऐसा इसलिए हुआ था जो INC थे उन्होंने क्यों बॉयकॉट किया? INC ने एक रिपोर्ट लॉन्च की थी, नेहरू रिपोर्ट। उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इस वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने इंडिया में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अगर INC जो है उन्होंने इंडिया में एक नेशनल मूवमेंट लॉन्च किया है, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया है मूवमेंट, अगर वो स्टार्ट किया है तो वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्योंकि ये जो है ये बड़ा कॉज था। जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हमने लॉन्च किया था, लीडरशिप किसकी लीडरशिप में? गांधी जी की लीडरशिप में। तो ये एक मास मूवमेंट था। हम या गांधी जी या INC इसे छोड़ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं कर सकती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी टॉपिक्स डिस्कस हुए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए थे। डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडियंस, ये टॉपिक डिस्कस हुआ था और इस पे ऑल एग्रीड। जितने भी पार्टीज आए थे, जितने भी पार्टिसिपेशन किया था, उन्होंने सबने एग्री किया था। ठीक है, फिर क्या था? एक्सपेक्ट फाइनेंस एंड डिफेंस, all other departments will be given to Indian, will be given to Indians। मतलब अभी भी फाइनेंस एंड जो डिफेंस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहने वाली है, पर इस पॉइंट पे भी सबने एग्री किया था। एंड जो थर्ड थी, जो अनटचेबल्स थे, जिसे भीमराव अंबेडकर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात की थी, पर उस पर कोई डिसीजन लिया नहीं था अभी तक। ठीक है, ये जो थे ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें सारे जो लीडर्स थे, जितने भी पार्टिसिपेशंस थे, उन्होंने एग्री किया था
और ये जो पॉइंट है सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का अनटचेबल्स के लिए, वो डिसीजन पेंडिंग था। अब क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस तो हो जाती है, पर जो मेन एंड इंपॉर्टेंट पार्टी है इंडिया की, जो है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो माना जाता है कि जो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल्ड हो गई, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी है जिसके साथ मास मूवमेंट लॉन्च करती है इंडियंस, जिसके साथ मास मूवमेंट लॉन्च होता है, जिसका सबसे ज्यादा सपोर्ट है इंडियंस को, अगर वो ही पार्टी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेगी तो वो फेल्ड मानी गई। ठीक है, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने प्रेशर डाला। किसको प्रेशराइज किया होगा? जो इंडिया में वॉइसरॉय है, लॉर्ड इरविन। इरविन का टाइम पीरियड क्या था? 1926 टू 31, मतलब वो इस टाइम पीरियड तक के लिए वॉइसरॉय थे इंडिया के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया लॉर्ड इरविन को और उन्होंने बोला कि जो आईएनसी है उसका पार्टिसिपेशन चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इरविन है वो आईएनसी के जो मेन लीडर कह लो, या फिर ये हम कह सकते हैं कि जो आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मास मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन थे वो? गांधी जी। तो जो इरविन है वो गांधी जी के पास जाते हैं ये बात करने के लिए कि आईएनसी को रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेट करना चाहिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो क्या होता है, 8 मीटिंग्स होती है। एट मीटिंग्स होती है 15 डेज के अंडर। 15 डेज के अंदर 8 मीटिंग होती है वॉइसरॉय इरविन एंड गांधी जी। ठीक है, और इस मीटिंग के बाद एक पैक्ट साइन होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। ठीक है, और इस पैक्ट से क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। एक तो होता है जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इंडिया में, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट था इंडिया में, उसको स्टॉप कर देते हैं। एंड जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें बोलते हैं कि आईएनसी को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ये जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है ये? सितंबर 1931। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन देखते हैं पहले किस किस का होता है।
इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है इंडियंस का वो बढ़ जाता है। जैसे आईएनसी, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के बाद आईएनसी से को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है या फिर उनका पार्टिसिपेशन मिल जाता है, तो आईएनसी को कौन लीड कर रहा होता है? गांधी जी। ठीक है। देन मुस्लिम लीग, अनटचेबल्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? भीमराव अंबेडकर। देन हिंदू महासभा, सिक्स, इंडियन लिबरल पार्टी, विमेन, जस्टिस पार्टी, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड एंग्लो इंडियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स। तो 80 प्लस डेलीगेट्स आए होते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। पर जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है, सॉरी, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टी है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो क्या माना जाता था? फेल्ड क्यों हुई है? क्योंकि जो मास पार्टी थी, जो इंपॉर्टेंट पार्टी थी, उसका ही पार्टिसिपेशन नहीं था। अब इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी बात रखी थी भीमराव अंबेडकर ने, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का, उसकी बात हुई। ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात हुई क्योंकि जैसे जो मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, उनको तो पहले ही सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिल गए थे, पर जो सेपरेट इलेक्ट्रोड डिप्रेस्ड क्लास मांग रही थी, वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसकी बात रखी गई। ठीक है। पर क्या हुआ, जो गांधी जी है, जो आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड जो BR अंबेडकर है, जो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? वो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहते थे फॉर अनटचेबल्स। ठीक है। पर गांधी जी क्या कहते हैं कि जो डिप्रेस क्लास है वो हिंदुइज्म से या हिंदू ही है, तो अगर हम इसको अलग करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स बना दिए तो हिंदूज कभी भी या डिप्रेस क्लास कभी भी हिंदूज के साथ मिक्सअप नहीं हो पाएगी। बट जो भीमराव थे, BR अंबेडकर थे, उनका कहना था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहिए, क्योंकि जो डिप्रेस क्लास है वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एजुकेशनल वाइज
जो मेन स्ट्रीम हिंदू है उससे बहुत पीछे है। तो इनके डेवलपमेंट के लिए, डिप्रेस क्लास के डेवलपमेंट के लिए इन सारे पैरामीटर्स पर एक सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूं कि सपोज यहां पे 10 लोग हैं, ठीक है। ये जो है जिसे मैं रेड से सर्कल कर रही हूं, फिल कर रही हूं, ठीक है। ये जो है ये सारे डिप्रेस्ड क्लास से, सपोज ये मान लेते हैं हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये एंग्लो इंडियन है। अगर इस एरिया में सेपरेट इलेक्ट्रोड्स का प्रोविजन लग जाता है तो यहां से मान लो कि ये वन पर्सन अगर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो ये जो रेड सर्कल मैंने किया है 1 2 3 4 5 6, तो सिर्फ 6 ही लोग इसे वोट डाल पाएंगे। और अगर ये डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड बनाया है तो सिर्फ इन 6 में से ही कोई यहां खड़ा हो सकता है। तो ये जो 4 लोग हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, ये ना ही यहां पे वोट कर सकते हैं और ना ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सेपरेट इलेक्ट्रोड। तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल्ड हो जाती है। क्यों फेल्ड हो जाती है? सबको सेपरेट इलेक्ट्रोड्स चाहिए तो था, सबको, सबकी डिमांड थी, चाहे वो सिख्स हो, मुस्लिम्स हो, अनटचेबल्स हो, एंग्लो इंडियंस हो, बट उनको पता नहीं था कि कितनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये राउंड टेबल सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस है वो भी फेल्ड हो जाती है। जब 1927 था, जब साइमन कमीशन आया, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब साइमन कमीशन आया तो सारी पार्टीज जो थी वो इसको, जो सारी पार्टीज थी वो साइमन कमीशन के खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि वहां सारे के सारे जो थे 7 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे। पर भीमराव अंबेडकर वो स्टिल साइमन कमीशन को अप्रोच करते हैं एंड अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म होती है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हो जाती है, जो फेल्ड रही, तो गांधी जी जो है वो सोचते हैं कि वो लंदन से रिटर्न जब इंडिया जाएंगे, लंदन से जब इंडिया वापस जाएंगे, तो वो सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट करेंगे। ऐसा गांधी जी ने सोचा था। जैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई, गांधी जी ने सोचा था कि वो लंदन से इंडिया जब वापस जाएंगे, इंडिया में जैसे ही वो जाएंगे, वो सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट फेज था वो इरविन गांधी पैक्ट के थ्रू स्टॉप हो गया था। पर उस टाइम ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम जो है, जो इंडिया के वॉइसरॉय है वो चेंज हो चुके थे। कौन थे उस टाइम इंडिया के वॉइसरॉय? वेलिंगटन। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि गांधी जी सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं,
तो वो गांधी जी के साथ जो और प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो जब प्रोमिनेंट लीडर्स एंड मेन जो लीडर है जो गांधी जी है वो ही नहीं रहेंगे, तो जो मास मूवमेंट है उसको डायरेक्शन कौन देगा, है ना। तो जैसे ही सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं, ये जो मूवमेंट है वो भी लॉन्च नहीं हो पाता बिग स्केल पे। ठीक है, अब जो गांधी जी है उनको अरेस्ट कर लिया और उनको कहां अरेस्ट करके रखा, पूना में। जेरवाड़ा जेल के अंदर। और गांधी जी जेल में थे, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो ब्रिटिश थे या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोचा कि इंडियन कम्युनिटीज जो मांग रही है, जो उनको रिफॉर्म्स चाहिए वो दे देते हैं। तो एक कम्युनल अवार्ड लेके आए वो, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि वो सीट्स को डबल कर देंगे इंडियंस के लिए। किसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में सीट्स डबल कर देंगे इंडियंस के लिए। एंड उन्होंने क्या कहा, जो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स है फॉर डिप्रेस्ड क्लास, उसके लिए भी वो एग्री कर गए। ठीक है, जिससे गांधी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई थी, बट ये जो मांग है भीमराव अंबेडकर की वो मान ली गई और सेपरेट इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड करे किसको, रिप्रेस क्लासेस को। तो जैसे ही ये बात फैलती है कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड हुआ है, तो गांधी जी क्या करते हैं, 28 सितंबर को 1942 वो क्या करते हैं, फास्ट अनटू डेथ, जेल के अंदर से ही, जो पूना में जेल में वो रहे थे, येड़वाड़ा जेल, वहीं से वो फास्ट अनटू डेथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। किसके खिलाफ, डिप्रेस क्लास को जो सेपरेट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, जैसे ही गांधी जी फास्ट पे रहते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स है वो क्या बोलते हैं कि ये जो डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड किया है, ये सारी जो डिमांड है वो आप ही के लीडर्स ने रखी है, सिर्फ हमने उन लीडर्स की डिमांड को फुलफिल किया है। और वो लीडर कौन थे, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ही चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड्स मिल जाए, और उनको मिल गया था। भीमराव अंबेडकर तो बहुत खुश थे, पर ब्रिटिशर्स कहते हैं अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए तो पहले आप अपने लीडर्स से बात कीजिए, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो हम सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर डिप्रेस क्लास कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या होता है, गांधी जी जेल से फास्ट रखते हैं, और जो गांधी जी के फॉलोअर्स होते हैं या फिर जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, वो सब भीमराव अंबेडकर के पास जाते हैं, BR अंबेडकर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया है उसको मना कर दे। पर जो भीमराव अंबेडकर है
वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि ये एक स्ट्रगल है और अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे वो लूज क्यों करेंगे। तो भीमराव नहीं मानते। उसके बाद क्या होता है, जो गांधी जी है उनकी हेल्थ खराब होने लगती है, तो भीमराव पे प्रेशर बनता है और एट द लास्ट क्या होता है, भीमराव मान जाते हैं, पर नेगोशिएशन होता है गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर के बीच में। और उस नेगोशिएशन को क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। ठीक है, इस पूना पैक्ट के बाद जो भीमराव है, भीमराव अंबेडकर है, वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड को मना कर देते हैं। ठीक है, देन हम देखते हैं अपनी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कब स्टार्ट हुई थी, 17 नवंबर 1932। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन देखते हैं इसका। इंडियन प्रिंसली स्टेट, अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करते हुए, डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए भीमराव अंबेडकर, मुस्लिम लीग, इंडियन विमेन को रिप्रेजेंट करते हुए एंग्लो इंडियंस, इंडियन लिबरल पार्टी। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें आईएनसी क्यों नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं है। तो आईएनसी को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट ही नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो उसे अटेंड कैसे करती। तो इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि जितने जो पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी यहाँ हमने देखे, जितने भी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया होता है, वो 3 कमिटीज पे डिस्कस करती है। और वो 3 कमेटी कौन कौन सी है, लोथियन कमेटी, पारसी कमेटी एंड डेविडसन कमेटी। लोथियन कमेटी जो है उसे ने कम्युनल अवार्ड की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इन तीनों कमिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन 3 कमिटीज के बारे में ही डिस्कशन होता है। और ये जो 2 कमिटीज है ये रिलेटेड थी फाइनेंस के बारे में। फर्स्ट जो कमिटी है वो कम्युनल अवार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं और जो सेकंड थी वो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड में क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग है उनका एक मेंबर था चौधरी रहमत अली। उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उस पैम्पलेट्स में क्या लिखा था, टाइटल क्या था उस पैम्पलेट का, नाउ और नेवर। मुस्लिम लीग हमेशा से एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात कर रही थी, पर पहली बार थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसका नाम आया। जैसे
पाकिस्तान बोला गया, यहां पे देखना आप आई मिसिंग है, और इसी को बाद में पाकिस्तान डिक्लेरेशन कहा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3rd में हुआ था। अब बाद में क्या होता है, ब्रिटिशर्स क्या करती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1st, 2nd एंड 3rd, इन सारे जो कॉन्फ्रेंस है उनके रिकमेंडेशंस को देखती है, उनको स्टडी करती है और एक पेपर लॉन्च करती है जिसे क्या बोलते हैं, वाइट पेपर। वाइट पेपर कब लॉन्च करती है, मार्च 1933। और इसी वाइट पेपर को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। तो जो 1935 का एक्ट है वो रिकमेंडेटेड कमिटीज है, जो भी रिकमेंडेशंस हुई थी, जो भी डिस्कशंस हुई थी 1st, 2nd एंड 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके सजेशंस को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जाना। इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आईएनसी का पार्टिसिपेशंस पूछ लेंगे कि 1st में थी, 2nd में थी या 3rd में थी, तो हमें पता है कि 1st में नहीं थी, 3rd में नहीं थी एंड 2nd में थी। पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसी पार्टी थी या कौन सा ऐसा पार्टिसिपेशन था जो तीनों कॉन्फ्रेंस में था, तो कौन थे, जो डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर जी, है ना। और ईयर्स पूछ सकते हैं, आपसे पूना पैक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है राउंड टेबल से। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, थैंक यू।